हेलो, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर बाय चांस ए है और उसने बोला कि ये लैंड मेरा है, और बी को बोला कि आप ना इस पे मॉल बना दीजिए क्योंकि ये मेरा लैंड है और मुझे इस पे कंस्ट्रक्शन करानी है। बी ने कहा नो प्रॉब्लम बॉस, बना देते हैं, और बी ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। बाद में पूरी मॉल बनाने के बाद उसको पता लगा, जब पैसे देने की बारी आई तो ए ने बोला ये लैंड तो मेरा है ही नहीं, आपने किसी और के लैंड पे मॉल बना दी, अब मैं क्यों पैसे दूँ, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, अब आपका काम आप जाने। उस कंडीशन में आप मुझे ये बताइए बी के पास क्या रिलीफ है, वो क्या क्लेम कर सकता है ए के अगेंस्ट कोई रिलीफ? अगर हाँ तो कैसे? यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के टॉपिक में, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। चलिए, हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। सो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, और इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के बाद हमें पता लग जाएगा एस्टॉपल का मीनिंग क्या है, एस्टॉपल का ऑब्जेक्ट क्या है, एसेंशियल्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, केस लॉबीज से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लास्ट में करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू एस्टॉपल। सो एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग होता है किसी बंदे को स्टॉप करना। और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या बोलती है? डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल बोलती है अगर आपने किसी को फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की और उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करने के बाद उस दूसरे इंसान ने जिसको आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की थी ऐसे ही एक्ट किया जैसे आप चाहते थे, और उसने अपनी कोई प्रीवियस जो पोजीशन थी उसको ऑल्टर किया, और ऑल्टर करने के बाद वो इस कंडीशन में आ गया जिससे उसको लॉस भी हुआ, और वो उस अपनी प्रीवियस पोजीशन को दोबारा से रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में आपने जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन की थी, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपने ऐसा नहीं किया या आपने उससे ये बात नहीं कही थी। फॉर एग्जांपल ए और बी का ही देख लो, ए ने मिस रिप्रेजेंट किया कि ये लैंड मेरा है और बी ने उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब बी का इतना टाइम गया, मेहनत गई, उसका नुकसान भी हो गया, और अब ए ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो इसको बोला ही नहीं था, किसी और के लैंड पे अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो मैं लायबल नहीं हूँ। यही बोलती है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं तो देखेंगे, it stops a person from denying his previous statement or any representation made by him in past to any person who by believing such statement or representation to be true and has acted on such false representation and has altered his previous position, due to which he has to sustain loss or injury, and now he is unable to revert back to his previous position। एग्जाम्पल है आपका, एक बहुत ही कॉमन लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। आपने दुकानदार से कुछ कपड़े खरीदे और उसने ऐसे कहा अगर आपको साइज़ फिट नहीं आया आप घर पे जाके ट्राई कर लीजिए तो मैं ये कपड़े वापस ले लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा। और आप जब घर पे जाके आपने ट्राई किया और आपको कपड़ों का साइज़ फिट नहीं आया, तो आप दुकानदार ने जो आपको ओरल एश्योरेंस दी थी कि मैं वापस कर लूँगा, आप उसके पास कपड़े लेके गए वापस करने, और उसने बोला आप ये देखिए दुकान की हमारी पॉलिसी है एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आपने बोला भाई साहब पर आपने तो कहा था कि आप वापस ले लेंगे, पर वो डिनाई कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग वो डिनाई नहीं कर सकता, वो एस्टॉपल से बाउंड है, उसको आपके कपड़े वापस लेने ही पड़ेंगे जिसका साइज़ आपको फिट नहीं आ रहा है। ठीक है, एविडेंस एक्ट में चैप्टर 8 सेक्शन 115 टू सेक्शन 117 एविडेंस एक्ट में एस्टॉपल डिफाइंड है। यहाँ पे देखिए मिस टाइप हो गया, ये 117 है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और सेक्शन 115 में एस्टॉपल की डेफिनेशन दी हुई है। ये डेफिनेशन क्या कहती है? When one person has or by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. When any person, जब कोई भी इंसान डिक्लेयर करे कोई ऐसी चीज़, जैसे कि इस एग्जांपल में इन्हें डिक्लेयर किया था लैंड मेरा है, या फिर कोई ओमिशन करे या इंटेंशनली कुछ ऐसा करे या फिर किसी और पर्सन को करने दे
जो चीज़ सच नहीं है उसको सच दिखाने के लिए, और उसकी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पे दूसरा बंदा बिलीव करने के बाद कोई ऐसा एक्ट कर दे जो वो उससे करवाना चाह रहा था, तो बाद में जो इंजरी या लॉस होगा उस बंदे को जो उसकी रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट कर रहा है, उसके लिए जिसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की थी वो लायबल होगा, और बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता कि उसकी लायबिलिटी नहीं है, उसने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं की। Under Section 116, estoppel by tenant and licensee of person in possession is given. आप देख सकते हैं 115, 16 एंड 117 सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के एस्टोपल से डील करते हैं। 115 में डेफिनेशन दी है जो हम पढ़ चुके हैं। 116 में है टेनेंट और लाइसेंसी और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, वो जिसके थ्रू वो पोजीशन में है उसका पोजीशन डिनाई नहीं कर सकते। बहुत टेक्निकल सा हो गया ना, चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए ए का लैंड है, ए का मतलब हाउस है, और उसने बी को एज अ टेनेंट रखा, तो अब किसी भी कंडीशन में बी को पोजीशन किसके थ्रू मिल रहा है? ए के थ्रू। ये बी बाद में ये नहीं कह सकता कि ए तो इस हाउस का ऑनर है ही नहीं, जिसके थ्रू उसको पोजीशन मिला है उसका ऑनरशिप ए डिनाई नहीं कर सकता। कोई भी बंदा जिसके थ्रू उसको पोजीशन मिला है उसकी ऑनरशिप डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे ही टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड की ऑनरशिप डिनाई नहीं कर सकता, और लाइसेंसी, अगर हमने किसी लैंड पे बाई चांस एक आपका लैंड है और आपने टावर लगाने के लिए कंपनी को दे दिया, तो वो कंपनी वाले जब उस लैंड पे टावर लगाने जब काम कर रहे हैं ये नहीं बोल सकते कि आपका लैंड है ही नहीं, ठीक है। आपका पोजीशन, आपकी ऑनरशिप डिनाई नहीं कर सकते। हमने उनको कुछ काम करने के लिए तो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन दिया है, तो आपकी ऑनरशिप डिनाई नहीं कर सकते हो, एस्टॉपल से स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 117 में है एस्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी इज गिवन। सबसे पहले तो आप ये जानिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड में मोस्टली यूज़ होता है। जैसे कि एक्स और वाई ने बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स ने ऑर्डर दिया वाई को कि आप 50,000 रुपये इस तारीख पे मुझे पे करेंगे, और वाई ने उसको साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। और उस रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्स बाउंड है वाई को 50,000 वाई बाउंड है एक्स को 50,000 रुपये पे करने के लिए, ठीक है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है, यानी कि कौन है यहाँ पे? वाई। एक्स ने उसको ऑर्डर किया और वाई ने एक्सेप्ट किया साइन करके, वो डिनाई नहीं कर सकता जिसने ऑर्डर किया उसकी अथॉरिटी को, ठीक है। और ऐसे ही बेली और लाइसेंस, बेलमेंट आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने बाई चांस टेलर को कपड़े सिलवाने के लिए दिए, अब उसके पास वो कपड़े होंगे सिलाई के लिए, वो अपने पास रखेगा, वो बेली हो गया, आप बेलर हो गए, ठीक है। तो कल के दिन टेलर जब आप उससे कपड़े लेने जाओ ये नहीं बोल सकता कि ये कपड़े तो आपके हैं ही नहीं, क्योंकि आपने उसको सिर्फ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो कपड़ा दिया था, वो आपको वापस करेगा। वो एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन से बाहर है, वो आपका पोजीशन, आपकी ऑनरशिप उस कपड़े पे डिनाई नहीं कर सकता। और ऐसे ही लाइसेंसी अपने लाइसेंसर का ऑनरशिप डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है एस्टॉपल का? एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन को लाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट पर्सन्स हु बिकम प्रे ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, उन मासूम लोगों को बचाने के लिए जो किसी की फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से बहक जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हम एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन को लाए। अब एस्टॉपल के एसेंशियल्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है एस्टॉपल में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कौन करेगा? एक बंदा फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा किसी दूसरे बंदे के सामने, जिससे जो उसके माइंड में उसके चीज़ है वो उससे वो काम करवा सके, ठीक है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक फैक्ट के एग्जिस्टेंस की हो सकती है। अगर आपको कोई लॉ फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पर एस्टॉपल नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को बोला कि लैंड मेरा है, तो एक फैक्ट है कि वो लैंड किसका है, ठीक है। यहाँ पे लैंड की फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, जबकि वो लैंड उसका नहीं था।
पर इन केस अगर ए सेड टू बी दैट ड्राइविंग टू द राइट साइड ऑफ द रोड इज़ लीगल इन इंडिया, अगर ए बोलने लगे कि हाँ हम राइट साइड पे ड्राइव करेंगे और ये इंडिया में लीगल है, तो उस पर एस्टॉपल नहीं लगेगा, क्योंकि ये रूल है कि आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ लैंड क्या है। थर्ड एसेंशियल इज़ इंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है वो इंटेंशंस के थ्रू होनी चाहिए। द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी इनोसेंट बट इंटेंशनली मेड बाय अ पर्सन। ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इंटेंशन बेस्ड होनी चाहिए, इनोसेंट नहीं होनी चाहिए। आपको खुद नहीं पता कि आप गलत बोल रहे हो, फिर आप गलत बोल रहे हो, उस पर एस्टॉपल नहीं लगेगा। पर हाँ, अगर आप जानबूझ के किसी को गलत चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस पर एस्टॉपल लगेगा। एसेंशियल नंबर 4 इज़ अदर पर्सन एक्टेड अपॉन द बिलीफ ऑफ सच फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की है उसको सच मानने के बाद सामने वाला पर्सन उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, A induced B to buy some land by saying that the land belongs to him and B purchased that land on such belief। A ने B को इंड्यूस किया कि भाई ये लैंड खरीद ले, बड़ा अच्छा है और इसका ऑनर मैं हूँ, और B ने वो लैंड परचेज़ कर ली उसकी रिप्रेजेंटेशन को सच मान के। बाद में पता लगा ए का वो लैंड था ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ए ने की थी बी ने उस पर एक्ट किया। फिफ्थ एसेंशियल इज़ ऑल्ट्रेशन कोज इंजरी। एक्ट करने के बाद जो उस इंसान ने एक्ट करने के बाद जो भी अपनी कंडीशन थी उसमें ऑल्टर किया, यानी कि अगर वो पहले उस लैंड को उसने परचेज़ नहीं किया था तो उसकी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के झांसे में आके उसने उस लैंड को परचेज़ कर लिया, और उस लैंड को परचेज़ करने में उसका पैसा ऐसे ही गया क्योंकि वो तो फेक था। उस जिसने रिप्रेजेंट किया था कि ये मेरा लैंड है वो उसका लैंड था ही नहीं। तो उस एक्ट को करने से जिसने उस एक्ट को किया है उसको कोई ना कोई इंजरी हुई हो या लॉस हुआ हो। सिक्स्थ एसेंशियल इज द पर्सन कांट रिवर्ट बैक हिज प्रीवियस पोजीशन। जिस बंदे ने एक्ट किया है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को दोबारा रिवर्ट बैक नहीं कर सकता। जैसे कि उसने यहाँ पे ए ने बी को बोला मॉल बना, अब मॉल उसने बना दिया, अब वो उसको तोड़ के फिर से वैसे तो नहीं कर सकता जैसे वो लैंड पहले था, तो दोबारा से वो जो पोजीशन उस एक्ट को करने से पहले थी उसको दोबारा से गेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गए हमारे एस्टॉपल के सारे एसेंशियल। अब हम पढ़ेंगे एस्टॉपल कितने टाइप्स का होता है। पहला है एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। दिस काइंड ऑफ एस्टॉपल इज क्रिएटेड बाय द डिसीजंस ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। The parties are stopped from bringing another suit on the same matter like res judicata। ये जो एस्टॉपल है ये कोर्ट के डिसीजन से आता है। कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसने एक सब्जेक्ट मैटर में एक डिसीजन पास कर दिया, ठीक है, तो वो जो डिसीजन आ चुका है वो अब पार्टीज़ को रोक देगा कि दोबारा से उसी सब्जेक्ट मैटर पे डिस्प्यूट आप फाइल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका कोई डिस्प्यूट था थेफ्ट को लेके, आपका कोई भी डिस्प्यूट था कोर्ट में, सब्जेक्ट मैटर उसका कुछ भी था, कोर्ट ने एक बार उसमें डिसीजन दे दिया, ठीक है। अब बार बार उसी डिस्प्यूट को लेके कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। ये है एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। सेकेंड, एस्टॉपल बाय डीड। It is a rule of evidence. A statement in a deed, usually facts stated in the recital of a deed, is evidentially conclusive against the parties of the deed। यानी कि डीड में जो भी फैक्ट्स लिखे हैं तो जिस पार्टी ने उस डीड पे साइन किया है माना जाएगा कि ये पार्टीज अब इस फैक्ट्स को जो इस डीड में लिखे हैं डिनाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रांटर ऑफ ए डीड जनरली द सेलर ऑफ प्रॉपर्टीज इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द डीड। यानी कि किसी ने सेल डीड है तो जिसने उस प्रॉपर्टी को बेचा और जिसने ख़रीदा उन दोनों ने उसको साइन की, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, तो ये मान लिया जाएगा अब उस डीड में जो भी बात लिखी है वो उसको डिनाई नहीं कर सकते लेटर स्टेज में। थर्ड है एस्टॉपल बाय द कंडक्ट। ये है पार्टी के कंडक्ट से, एक्ट से, ओमिशन से। जैसे सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्रोमाइज डिक्री माइट क्रिएट एन एस्टॉपल बाय द कंडक्ट। अब कोर्ट से बाहर किसी भी केस में कंप्रोमाइज़ हो गया
तो वो एस्टॉपल बाय कंडक्ट माना जाएगा, यानी कि पार्टी ने अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो अब कॉम्प्रोमाइज़ का जो है कंडीशन टर्म्स वो सारे दोनों पार्टीज़ पे एप्लीकेबल होंगे और वो बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा इस कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही नहीं था। फोर्थ है इक्विटेबल एस्टॉपल। It is a legal principle that stops someone from taking a legal action that conflicts with his previous claims of behavior. इक्विटेबल एस्टॉपल एक लीगल प्रिंसिपल है जो किसी को भी रोकता है ऐसे एक्शन लेने से जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट के या उसके बिहेवियर या क्लेम्स के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर बाय चांस ए ने अपनी कार दी सर्विस के लिए एम मैकेनिक को और सर्विस करते हुए कार में एक डेंट लग गया, मैकेनिक ने बोला हल्का सा डेंट लगा है, मैं इसको अभी सही कर दूं। ए ने बोला नहीं, आप ऐसा करो, रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेंट इतना बेकार लग भी नहीं रहा है, कोई इशू नहीं है। तो उस मोमेंट पे ए ने एम को फॉरगिव कर दिया। अब कल को जो ए है, मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी थी और मैकेनिक एम ने मेरी कार ख़राब कर दी, डैमेज कर दी, इस चीज़ का सूट लेके कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रीवियस एक्शन से, प्रीवियस फॉरगिवनेस से ए को ऑलरेडी एम को ऑलरेडी फॉरगिव कर दिया, तो वो कोर्ट में सूट लेके नहीं जा सकता एम के अगेंस्ट। वो इक्विटेबल एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन से अब बाहर हो चुका है। फिफ्थ इज प्रॉमिसरी एस्टॉपल। It deals with the law of contract. If a person promised not to enforce a certain part or the whole of the contract against the person while making the contract, then he can't enforce it later even that conditions are present in contract made. Promissory estoppel ये कॉन्ट्रैक्ट में enforce होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ, ठीक है, और उस कंपनी की पॉलिसी थी कि आपको मैंडेटरी नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब कोई लड़की थी, उसने बोला मैं नाइट शिफ्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरी कंडीशन है, जैसे आपकी कंपनी एग्रीमेंट में लिखा है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हर एम्प्लॉय को नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूँगी। अब जो कंपनी का एम्प्लॉयर था, जो ऑनर था, उसने बोल दिया कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नाइट शिफ्ट मत करना। तो भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे जॉब ज्वाइनिंग के टाइम पे, बट जो प्रॉमिस है ऑनर ने किया है उस एम्प्लॉय से कि नाइट शिफ्ट आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो कल के दिन उसको नाइट शिफ्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, वो प्रॉमिसरी एस्टॉपल से बाहर हो जाएगा। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्शंस हैं एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन के। वो कौन सी कंडीशन है? लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट है जब when both the parties are aware of the truth, यानी कि ए ने, उसी एग्जांपल पे चलते हैं अपने, ए ने बी को बोला कि ये लैंड मेरा है और इसके ऊपर आप मॉल का कंस्ट्रक्शन कर दो। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, बी को पहले से ही पता था ये मेरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये लैंड इसका है ही नहीं, इसका ऑनर तो सी है। तो उस कंडीशन में अगर बी फिर भी जानबूझ के खुद फंसता है और मॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, तो यहाँ पे किसकी गलती है? बी की। तो ए कोई भी लायबल नहीं होगा और बी ए के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ला सकता कल के दिन अगर वो उस पर कंस्ट्रक्शन फिर भी करता है। सेकेंड पॉइंट इज़ नो एस्टॉपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट और स्टैच्यूज़। गवर्नमेंट और स्टैच्यूज़ के अगेंस्ट कोई एस्टॉपल नहीं है। अब गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोला कि हम सबको टैबलेट देंगे, ठीक है, और फिर बाद में बोल दिया इस बार हम टैबलेट नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट कोई एस्टॉपल नहीं ला सकते। आप ये नहीं कह सकते आपने पहले प्रॉमिस किया था, अब हमें टैबलेट चाहिए ही चाहिए। तो गवर्नमेंट और स्टैच्यूज़ के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट कोई एस्टॉपल नहीं होता। नॉट ऑन अल्ट्रा वायर्स ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एस्टॉपल तभी अप्लाई होगा जब कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू पास हुआ हो। अगर कोर्ट अपनी पावर से बाहर जाके कोई ऑर्डर पास कर दे तो एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 6000 तक का मैटर डील कर सकता था कोर्ट और 10 लाख तक के मैटर में जुरिसडिक्शन, मतलब अपना ऑर्डर पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो ऑर्डर पास किया है वो नल एंड वॉइड होगा और उस पर कोई भी एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ इज नॉट ऑन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। एस्टॉपल जो है सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे किसी भी तरह का कोई भी एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होता। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है।
अब हम कुछ केस लॉ डिस्कस करेंगे एस्टॉपल के ऊपर। पहला केस है पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का। इसमें यही बोला है, अगर किसी भी इंसान को जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दिया था उसको डिनाई करने की परमिशन दे देंगे और उस प्रीवियस स्टेटमेंट पे जो कि फॉल्स था, किसी पर्सन ने बिलीव करके कोई एक्ट किया और उसकी वजह से उसको लॉस हुआ, इंजरी हुई, और हम अगर उस इंसान को उस प्रीवियस स्टेटमेंट को डिनाई करने की परमिशन दे देंगे तो जिसको लॉस हुई है, इंजरी हुई है, उस इंसान के साथ अनजस्ट होगा। इस वजह से एस्टॉपल इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट को लेटेस्ट स्टेटमेंट डिनाई करने से बार करता है। सेकेंड इज श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। Held that the college administration is stopped from cancelling the candidature of the student। इसमें क्या हुआ था, श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से एक इंसान को बोल रहे थे कि एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी, बट लेटर उसको एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन मिल गई और बाद में उसका रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी ने रोक लिया कि आप तो शॉर्ट अटेंडेंस कैंडिडेट हैं, तो हम आपकी कैंडिडेटरशिप ही कैंसिल करेंगे। तो जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया था, आपको पहले देखना चाहिए था उसको एग्ज़ाम में बैठाने से पहले। अब आपने एग्ज़ाम में उसको बैठने की परमिशन देके ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप एस्टॉपल की वजह से बाहर हैं। पहले आपका प्रीवियस जो कंडक्ट था उससे ऑलरेडी आप उस कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो किसी भी ग्राउंड पे आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। थर्ड केसेस LIC वर्सेस OP भल्ला एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था, जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी एक इंसान ने, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट देना भूल गया था। उसने पर थर्ड दी, फोर्थ दी और सेकंड को फिर इंटरेस्ट के साथ पे कर दी। जो कॉर्पोरेशन थी उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब कुछ टाइम बाद उस इंश्योर्ड इंसान की डेथ हो गई और उसकी जो नॉमिनी थी वो गई पॉलिसी के जो भी मनी था वो लेने के लिए। तो कॉर्पोरेशन ने उसको मनी देने से मना कर दिया और बोला कि जब इसने पॉलिसी के लिए रजिस्टर किया था तो इसने सारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं की, क्योंकि पॉलिसी ऑप्ट करने से पहले इसका एक सीरियस ऑपरेशन हुआ था, मेजर ऑपरेशन हुआ था जिसको इसने डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था इसने सारे इंस्टॉलमेंट पे की हैं और उसका ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था उससे पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी और आप पहले उसकी रुकी इंस्टॉलमेंट भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आप ऑलरेडी एस्टॉपल से बाहर हैं, उसके पॉलिसी का मनी देने से आप नहीं रोक सकते। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इससे रिलेटेड MCQ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इज़ मेंशन्ड इन। एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन कौन से सेक्शन में मेंशन है एविडेंस एक्ट के? ए इज़ 118 ऑफ एविडेंस एक्ट, बी इज़ सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट, सी इज़ सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट, डी इज़ सेक्शन 116 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज द एस्टॉपल इज़ एप्लीकेबल ऑन। एस्टॉपल कौन सी प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल है? ए सिविल में, बी क्रिमिनल में, सी बोथ में, डी सब में। थर्ड वन इज द प्रोविजंस ऑफ एस्टॉपल आर। जो एस्टॉपल के प्रोविजंस हैं वो मैंडेटरी हैं, डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी मतलब कोर्ट की विल पे डिपेंड। सी मैंडेटरी भी हैं, डिस्क्रिशनरी भी हैं। बी नन ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन इज द एस्टॉपल बाय द टेनेंट एंड लाइसेंसी इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट? सेक्शन नंबर ए 115 ऑप्शन ए, बी 116, सी 117, डी इज 118। क्वेश्चन नंबर 5 इज एस्टॉपल मीन्स। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, किसी को रोकना। बी टू प्रोसीड, नहीं प्रोसीड करते रहो। सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। अब ये जो MCQ हैं इनके आंसर्स आपको पता ही हैं, आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और सबसे पहले जिसका सही आंसर के साथ कमेंट आएगा उसका कमेंट जाएगा कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके एस्टॉपल से रिलेटेड डाउट क्लियर हुए होंगे और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।